हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। सर लास्ट क्लास हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला क्लास कंप्लीट किए थे। इसमें हमने टीचिंग क्या होता है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, उसके चार रिलेटेड टर्म्स जैसे कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन है ना, इंडोक्ट्रिनेशन और ट्रेनिंग की बात करी थी। आज हम लोग जो है वो नेक्स्ट उसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करने वाले हैं कि टीचिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है और ब्लूम्स के टेक्सोनॉमी को टीचिंग के ऑब्जेक्टिव से कैसे जोड़ा गया, कैसे बेंजामिन ब्लूम ने जो है 1956 में ये कहा कि भैया ये प्रोसेस के थ्रू अगर आप लर्निंग करवाओगे तो बच्चे बड़े आसानी से सीख जाएंगे और चीजें पता चल पाएगी। उसके साथ हम कुछ ऐसे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग को पढ़ेंगे, कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे जिसको हर एक टीचर ध्यान में रखकर अगर टीचिंग कराए तो बहुत आसानी से बच्चे सीख सकते हैं, है ना जी। जी तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए लेट्स बिगिन। आइए शुरू करें। जी सर। सर शुरू करने से पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है कि नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको नोट्स चाहिए, किसी भी तरह की इश्यूज है, कोई नोटिफिकेशन हो तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी जो यूट्यूब पे आपको सारी क्लासेस मिलती हैं। इसके साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं कभी भी किसी भी चीज के लिए, मतलब यूजीसी नेट और अदर कॉमर्स एग्जाम के लिए। जैसे हमारे ऐप है, आपको पता है हमने ऐप ये किया है तो उसका नाम है नेट वाला भैया। अगर आप नेट वाला भैया ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर में जाइए, कोई दिक्कत नहीं, एक साथ लिखिएगा इसको। और यहाँ पे ये सारे कोर्सेज जो है आपको अवेलेबल है, आप जाके ले सकते हैं। कॉमर्स से रिलेटेड हर कोर्स आपको यहाँ अवेलेबल मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करें। जी सर बिल्कुल शुरुआत करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग क्या होता है, देखो पर्पस क्या, उद्देश्य क्या है ना, क्योंकि हर चीज का अपना एक उद्देश्य होना चाहिए, चाहे मेरा हो, चाहे टीचिंग का हो, चाहे आपका हो। आपका पर्पस क्या, जेआरएफ कंप्लीट करना, मेरा पर्पस क्या, आपको जेआरएफ कंप्लीट करवाना। सर उसी तरह से टीचिंग का भी कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, पढ़ाना भी अपना एक ऑब्जेक्टिव रखता है। क्या रखता है, क्या रहा है, सबसे पहला चेंजेस जो है वो स्टूडेंट के बिहेवियर में डिजायर्ड चेंजेस लेके आना, स्टूडेंट के एटीट्यूड में चेंजेस लेकर आना, ये टीचिंग का पहला ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, देखो एक स्टूडेंट बहुत फॉर्मेशन में नहीं होता है, बहुत वो जहां तहां बिखरा होता है, लेकिन उसको एक कॉन्क्रीट वे में लेके आना और उसमें कुछ चेंजेस करना, ये काम टीचर का होता है। उसके बिहेवियर को सेट करना, कंडक्ट कराना सही तरीके से, सर वो भी काम टीचर का होता है। सर बिहेवियर सेव करना एक ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है, किसका है, ट्रेनिंग का पार्ट है। जब एक स्टूडेंट को ट्रेन किया जाता है कि आप किस तरीके से बिहेव करेंगे, कैसे बातचीत करेंगे, कैसे क्लास में चीजों को सुनेंगे, उसको कहते हैं शेपिंग बिहेवियर। नेक्स्ट है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज का एक्विजिशन कैसे होगा, ये भी पर्पस क्या है, टीचिंग का है कि भैया एक्विजिशन ऑफ नॉलेज कैसे करेंगे, नॉलेज को एक्वायर कैसे करेंगे, कैसे चीजों को अडॉप्ट करेंगे, ये बात किसका है, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव में आता है। इंप्रूव लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट, अब जो कैसे उनकी लर्निंग की कैपेसिटी है वो कैसे डेवलप होगी, वो कैसे आगे बढ़ेगी। जैसे कोई बच्चा अगर बहुत स्लो तरीके से सीख रहा है तो कैसे उसकी अब हम उसकी इंप्रूव कर पाए उसकी स्किल्स को कि भाई वो धीरे 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 फास्ट सीखे, कुछ अच्छे तरीके से सीख पाए। नहीं, फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, किसी एक चीज को लेकर उसके अंदर बिलीफ कैसे डेवलप करें, है ना, कि ये चीजें अच्छी है, ये बुरी है, ये खराब है, ये अच्छा है, ऐसा वाला। टू बिकम अ सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी, ये भी बात बिल्कुल सही है कि वो एक अच्छा सा सोशल और एफिशिएंट मेंबर बन पाए किसी भी सोसाइटी के। देखो टीचर तभी स्टूडेंट उसका सक्सेसफुल होता है जब वो समाज के बेनिफिट के लिए बात करने लगता है, जब वो सोसाइटी की बात करने लगता है, कुछ अच्छी बातें करने लगता है, तब एक टीचर सक्सेसफुल माना जाता है कि मैंने जो जिन बच्चे को पढ़ाया उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। देखो सिर्फ आपको कंटेंट का नॉलेज देना, सर ये काम नहीं हो सकता टीचर का। टीचर का काम है कंटेंट के नॉलेज के साथ साथ सोसाइटी का भी नॉलेज देना, जिसके साथ उसका क्या हो, अपग्रेडेशन हो, धीरे धीरे वो अपने डेवलप होते जाए। सिर्फ उसका नॉलेज का डेवलपमेंट नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उसका क्या हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ठीक है, अब इसी को लेकर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बनाई गई। सर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या होता है, देखो बेंजामिन ब्लूम्स ने 1956 में बेसिकली ये
यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में प्रोफेसर थे, है ना, साइकोलॉजिस्ट थे। क्या थे? साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने ना एक ऐसा कॉमन लैंग्वेज डेवलप किया टीचर्स के लिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, बच्चों को कैसे लर्निंग कराई जी, है ना। इसके लिए एक असेसमेंट लर्निंग और असेसमेंट मेथड्स तैयार किया जिसका नाम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दिया। अब इन्होंने इस चीज को 3 भाग में बांटा। सर कॉग्निटिव डोमेन, एक का नाम दिया गया कॉग्निटिव डोमेन, माइंड से रिलेटेड जो कंटेंट रटना वटना कैसे है वो सारी चीजों को रिलेटेड। दूसरा अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन कहते हैं इमोशंस के साथ। देखो एक तो होता है कंटेंट को याद कराना, समझाना, ये बातें करना। दूसरा होता है इमोशनल अपील, मतलब अगर आप किसी बच्चे के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो ना, वो ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा आपकी। तो ठीक उसी प्रकार इमोशनल कनेक्ट होना जिसको हम लोग अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। और तीसरा होता है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन वो डोमेन हुआ जहां पे कोई बच्चा कुछ सीख रहा होता है तो उसमें वो काम कैसे कर पाता है, इसके बाद क्या सीख रहा होता है, प्रैक्टिकल टेक्निकल स्किल्स, जैसे कोई बाइक चलाना सीख रहा है, जैसे कोई अगर गर्ल है तो मशीन चलाना सीख रही है, अगर कोई डॉक्टर है तो वो कैसे ऑपरेशन करेगा चीजों को वो सीख रहा है। तो ये सारी चीजें साइकोमोटर स्किल्स के अंदर आ जाती है, जिसको 3, तो ये 3 डोमेन की हमें बात करनी है और इसी 3 डोमेन में हमें सीखना है कि प्रोसेस क्या होता है। मैं आपको बता रहा हूं एक क्वेश्चन पक्का रहता है इससे, 100, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं इससे, ठीक है। तो आइए उसकी शुरुआत करते हैं, है ना। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वाज डेवलप्ड टू प्रोवाइड अ कॉमन लैंग्वेज, किसके लिए? कॉमन लैंग्वेज फॉर टीचर्स के लिए, टू डिस्कस एंड एक्सचेंज लर्निंग एंड असेसमेंट मेथड्स। किसके लिए भाई? डिस्कस और एक्सचेंज लर्निंग और असेसमेंट मेथड्स के लिए, ठीक है। ये बात देखिएगा क्या कह रहा है कि नीचे जो द टेबल बिलो डिफाइन द कॉग्निटिव लेवल फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्डर थिंकिंग, एक नीचे टेबल है मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले ये जान लीजिए कि एजुकेटर का गोल क्या होता है। कह रहा है गोल ऑफ एन एजुकेटर यूजिंग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज टू इनकरेज हायर ऑर्डर थॉट इन देयर स्टूडेंट्स बाय बिल्डिंग अप लोअर लेवल कॉग्निटिव स्किल्स। बोल रहा है छोटी छोटी चीजों को बताकर लोअर लेवल कॉग्निटिव स्किल से उसको क्या करना, स्टूडेंट्स को बिल्डअप करना, बनाना, ग्रो करना, किसमें? हायर ऑर्डर थॉट में, ठीक है। ये काम किसका है सर? ये काम है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। आप देखो इसको ध्यान से देखो, वो ब्लूम्स का क्लासिफिकेशन, ठीक है, 3 हायरार्किकल मॉडल्स, ठीक है। सबसे पहला कॉग्निटिव डोमेन जो माइंड से रिलेटेड है, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन और तीसरा है साइकोमोटर डोमेन। देखो इसको याद करने का सिंपल तरीका है, क्योंकि अक्सर क्या होता है सवाल इससे पूछा जाता है, किससे? ऊपर नीचे कर देगा, बोलेगा कॉग्निटिव डोमेन में कौन सा 3 है बताओ। तो कॉग्निटिव डोमेन याद करने के लिए आपको याद क्या रखना है? KCAASE, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन एनालाइज सिंथेसाइज और इवैल्यूएशन, कास। और इफेक्टिव के लिए ये उल्टा लिखा गया ना, साइकोमेटर का ये है और इसका ये है, ठीक है। तो इफेक्टिव के लिए R2VOC और जो साइकोमोटर है उसके लिए हो जाएगा IMPAN, ठीक है। बस इसको याद रख लीजिएगा, इससे आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर होगा मैं बताता हूं, पहले इसको समझ लीजिए फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, अगर बात करें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की तो कॉग्निटिव डोमेन जो है वो किसके लिए? नॉलेज बेस्ड के लिए, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बात बोल रहा था दिमाग से रिलेटेड चीजें के लिए जी। तो कॉग्निटिव डोमेन में नॉलेज कैसे अडॉप्ट करे इसकी बात करी गई है, अफेक्टिव डोमेन में इमोशनली कैसे कनेक्ट करे इसकी बात करी गई है, और साइकोमोटर डोमेन में एक्शन बेस्ड कैसे काम हो, एक्शन मतलब प्रैक्टिकल, जो आपका डॉक्टर्स करते हैं। जैसे अगर कोई आप जाते हो किसी हॉस्पिटल में, ठीक है, वहां प्रोफेसर्स होते हैं जी सर, जहां डॉक्टर्स बनाए जाते हैं, जहां डॉक्टर की पढ़ाई कराई जाती है, वहां उसके जो मेडिकल के जो लोग होते हैं एंट्री लेते हैं, तो डॉक्टर्स क्या कराता है उससे पहले काम उसको बताता है, देखो ये काम ऐसे हो रहा है, ये काम ऐसे हो रहा है, इसको सीखो, है ना। आप गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो आप क्या करते हैं? कार चलाने के वक्त में पहले डायरेक्टली आप कार तो चला के उड़ा तो नहीं देते हैं, नहीं ना। आप क्या करते हैं, पहले कोई ड्राइवर जो जानता है उसके पास जाते हैं, वो जैसा इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है आप उसकी बात को फॉलो करते हैं, इमिटेट करते हैं, फिर मैनिपुलेट करते हैं, है ना। तो इमिटेट मतलब नकल करना, कि जैसा वो कह रहा है उसका नकल हम करेंगे, ठीक है। तो वो साइकोमोटर डोमेन हो गया, टेक्निकल स्किल्स की बात करता है। आइए हम शुरू करते हैं थोड़ा सा। टैक्सोनॉमी वाज प्रपोज्ड बाय बेंजामिन ब्लूम, किसके द्वारा किया गया? बेंजामिन ब्लूम के द्वारा 1956 में, ठीक है। ही वाज एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट इन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, किसमें? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में साइकोलॉजिस्ट थे ये, ठीक है। तो देखो इनकी 2 बुक आई, ठीक है,
पहला जो आया 1956 में वो कॉग्निटिव डोमेन पे पब्लिश हुआ था, और सेकंड आया 1964 में वो अफेक्टिव पे पब्लिश हुआ था। और इसी के फ्रेमवर्क, जो कॉग्निटिव डोमेन का जो फ्रेमवर्क है, उसको रिवाइज किया गया इन्हीं के स्टूडेंट के द्वारा। तो हमें दो कॉग्निटिव डोमेन में दो टैक्सोनॉमी पढ़नी है, एक तो बेंजामिन ब्लूम्स की और दूसरा उन्हीं के स्टूडेंट की, जो थोड़े से चेंजेस में हम आगे उसकी बात करने वाले हैं, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आओ शुरू करते हैं। कह रहा है ओरिजिनल वर्जन में 6 हैं और जो नया वर्जन है 2001 में आया उसमें भी 6 हैं। ओरिजिनल वर्जन ऑफ जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसका क्या आपको पैटर्न याद रखना है, कास KCAS है ना, कास, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसाइज और इवैल्यूएशन, कास। ठीक है जी। क्या है ये, देखो नॉलेज जो पहला प्रोसेस है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है भैया आप स्पेसिफिक काम को रिकॉग्नाइज करिए, रटवाइए बच्चों से। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे कैसे याद कराई जाती है, रटवाया तो ही तो जाता है जी। तो पहला ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में कॉग्निटिव डोमेन में कह रहा है कि इट इन्वॉल्व्स द रिकॉल और स्पेसिफिक यूनिवर्सल रिकॉल ऑफ मेथड और प्रोसेस और रिकॉल ऑफ पैटर्न स्ट्रक्चर और सेटिंग। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि भैया आप क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों से रटवाना शुरू करेंगे, चीजों को रटो, जितना याद कर सकते हो याद करो। एकदम छोटे छोटे वाले बच्चे की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एकदम छोटे छोटे बच्चे है ना उसकी। फिर एक कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन होता है कि आप कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कैसे कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं, है ना, कैसे कोई बच्चा जो चीजों को कम्युनिकेट करेगा, कैसे बात करेगा। तो नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, फिर उस चीज का एप्लीकेशन, मतलब आप जो चीज सिखाए उसको अप्लाई कहां करेगा, ठीक है ना। फिर आता है एनालिसिस, एनालिसिस बोलते हैं ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे पहले आपने बोला रटो, रटने के बाद बोला आपने कॉम्प्रिहेंड करो, है ना, जहां अंडरस्टैंड करेगा। फिर एप्लीकेशन, उसको कहां अप्लाई करेगा। अब उसका एप्लीकेशन को क्या करना, ब्रेक डाउन करना है। मतलब ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन का क्या मतलब हुआ, जो नॉलेज है उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना है और उसको कोरिलेट करना है। फिर उसके बाद करना है सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होगा कि पुटिंग, आप देखो जो छोटे छोटे पार्ट में आपने तोड़ा अब उसको मर्ज करके एक होल बनाना है। तो एनालिसिस का मतलब होता है होल टू पार्ट, और ये सिंथेसिस का मतलब होता है पार्ट टू होल। अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये काम किसके लिए है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का ऑब्जेक्टिव किसके लिए, टीचर्स के लिए, कि कैसे आपको नॉलेज कॉग्निटिव डोमेन में देना है, कैसे आपको कॉम्प्रिहेंड करवाना है, कैसे एप्लीकेशन करानी है, कैसे एनालाइज कराना है, कैसे सिंथेसिस और लास्ट में इवैल्यूएशन करना है कि क्या जो बच्चे को आपने सिखाया वो सीखे या नहीं सीखे। तो सबसे पहले काम क्या हुआ, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। ये हो गई आपकी पहले 1956 में जो बनी थी वो। अब आते हैं रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे। रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है उनकी बहुत ओल्ड स्टूडेंट्स है, लॉरेंस डब्ल्यू एंडरसन और डेविड क्रैथवोल। 2001 में इन्होंने 6 जो इसके लेवल थे उसको थोड़ा सा रिवाइज कर दिया। इन्होंने क्या दिया नाम, इन्होंने बोला सबसे पहले क्या कराना है, हमें रिमेंबरिंग करानी है, मतलब याद करवाना है। टीचर्स क्या करेंगे, चीजों को याद करवाएंगे। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको मेमोराइज करवाएंगे, पोयम रिकॉल करवाएंगे, है ना, जैसे स्टेट नेम, मैथ का फॉर्मूला याद करवाएंगे। ये सब क्या है, ये बच्चा को याद कैसे हो उसका तरीका बताया गया, ठीक है। तो जो कोई टीचर क्या करेगा, बेसिक चीज पे ध्यान देगा, रिमेंबरिंग करवाएगा, याद करवाएगा, तो याद हो जाएगा जी सर। वही कह रहा है ब्रिंग, रिकॉग्नाइज एंड रिकॉलिंग रिलेवेंट नॉलेज फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है जी। अब उसके बाद उसकी क्या करवाएगा, अंडरस्टैंडिंग, उसको समझाएगा कि भैया कैसे क्या 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 चीज हो, पहले रटवा दिया जी, अब उसके बाद समझाएगा। कह रहा है कंस्ट्रक्टिंग द मीनिंग ऑफ ओरल, रिटन एंड ग्राफिक मैसेज थ्रू समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड क्लासिफाइंग, कंपेयरिंग एटसेट्रा। तो अब क्या, जो नॉलेज उसको पहले उसने रटवाया उसको उसके बाद क्या करेगा, समझाएगा, एक्सप्लेन करेगा, अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू उसको ये करेगा, फिर अप्लाई करेगा। क्या करेगा, अप्लाई करेगा। जैसे अभी मैं अंडरस्टैंडिंग की बात करता हूं, अंडरस्टैंडिंग में क्या करेगा, ये बोला भैया जो है बताएगा, जैसे मैथ्स का फॉर्मूला बताएगा, अब उसको बताएगा कि भैया स्क्वायर जो है वो ऐसे होता है, रेक्टेंगल ऐसे होता है। पहले डेफिनेशन रटवा दिया, रिमेंबर करवा दिया, अंडरस्टैंडिंग में उसको चार्ट और पिक्चर्स के थ्रू बता भी दिया कि देखो भाई इसको स्क्वायर बोलते हैं, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। अब अप्लाई करवाएगा, क्या करेगा, जो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स लेके आएगा स्क्वायर, रेक्टेंगल या मैथ्स के एग्जांपल से,
और उसको अप्लाई कराएगा। ठीक है, वही कह रहा है यूज अ फॉर्मूला टू सॉल्व अ न्यू प्रॉब्लम। ठीक जी, तो रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, फिर उसको एनालाइज करवाएगा। क्या कराएगा? एनालाइज, कि आपने जो चीज सीखा क्या उस कोई उस बेस पर ये है या नहीं है। कह रहा बेसिक मटेरियल्स और कंपोनेंट इनटू स्मॉल पार्ट्स, determining how the one's part relate to other parts and how the parts related to overall structure और purpose। तो ये कह रहा है अभी तक आप क्या कर रहे थे, रटवाए, रटवाने के बाद अंडरस्टैंड, समझाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर उसके बाद अप्लाई करवाए। अब आप एनालाइज करवाएंगे। क्या एनालाइज करवाएंगे? कि भैया जो उसका कोरिलेशन एक दूसरे से कोरिलेट करके बताएंगे कि देखो इसकी वजह से ना ये चीजें हुई थी। तो ये बात कह रहा है आपका कौन? ब्लूम्स का टैक्सोनॉमी। उसके बाद इवेल्युएट करेंगे कि कितने बच्चे कितने किस तरीके से सीख पाए, है ना, उस पर जजमेंट देंगे, कौन सा चीज सही था कौन सा गलत था ये बात बताएंगे, और फिर उस बेस पर क्रिएट करेंगे एक क्या, एक नया डिजाइन, एक नया सॉल्यूशन। तो ये काम क्या था सर? RUAAEC, RUAAEC क्या मतलब? रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग। ये याद रखिएगा 2001 में किसका सर? न्यू वाला बेंजामिन ब्लूम्स की टेक्नोलॉजी है, सॉरी ब्लूम्स की ये कॉग्निटिव डोमेन है, और ये ओरिजिनल ब्लूम्स का टेक्सोनॉमी है जो कॉग्निटिव डोमेन पे बेस्ड है। दो। अब आ जाओ, देखो ये देखो, ध्यान से स्टार्ट को समझो, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं। आ जाओ, ये देखो नई वाली 2001 वाली क्या कह रहा है? देखो रिमेंबरिंग बोला, पहले रिमेंबर करवाओ। रिमेंबर कैसे करवाओगे? टू रिकॉल, रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट्स, है ना, कॉन्सेप्ट्स को बताओ, आइडेंटिफाई करो, रिकॉल करवाओ। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग में आप क्या करोगे? कॉम्प्रिहेंड करोगे मीनिंग को, कि वो जो डेटा दिया हुआ है, जो बातें आपने उसको रटवाई, उसको एक्सप्लेन करोगे अपने शब्दों में, अपने तरीके से। ठीक है। फिर तीसरा क्या है? अप्लाई करवाओगे। कह रहा यूज और अप्लाई नॉलेज, जो नॉलेज आपने उसको एक्सप्लेन किया, जो समझाया, आप उसको बोलो अप्लाई करके बताओ। प्रैक्टिकल और लाइफ, रियल लाइफ सिचुएशन में आप उसको अप्लाई करवाओगे। फिर एनालाइजिंग होगी। एनालाइजिंग में क्या होगा? जो चीजें आपने इसको ये किया ना, बताइए ना, उसको इंटरप्रिटेशन करोगे। स्ट्रक्चर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, मतलब एक दूसरे से कोरिलेट करके बताओगे। फिर इवैल्यूएशन करोगे, मतलब आप इवैल्यूएट क्या करोगे कि क्या उसने उस चीज को उसी तरीके से समझा या फिर दूसरा चीज समझ गया, है ना। दे असेस इफेक्टिवनेस टू द होल कॉन्सेप्ट इन रिलेशन टू अदर वेरिएबल। और यहाँ क्रिएशन होगा, फिर नई क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होगी जब आप इसको इस तरीके से डेवलप करोगे। तो ठीक है, यही बात मैं कह रहा था, लो ऑर्डर से हाई ऑर्डर में जाने वाले। अब देखो देखो 1956 वाला ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो कॉग्निटिव डोमेन का था, कॉग्निटिव की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूं। तो 1956 में, ये 2001 में डिफरेंस क्या आया सर? नॉलेज को यहाँ कॉम्प्रिहेंड, रिमेंबर कहा गया, कॉम्प्रिहेंशन को यहाँ अंडरस्टैंड कहा गया, एप्लीकेशन को अप्लाई कहा गया, एनालिसिस को एनालिसिस कहा गया। ठीक है। सिंथेसिस के एक जगह वर्ड यूज किया गया क्रिएट, और इवैल्यूएशन की जगह इवैल्यूएशन यहाँ आ गया। ठीक है, बस यही चेंजेस है। यहाँ सब नाउन को यूज किया गया, यहाँ वर्ब फॉर्म में लेके आएगा, है चीज सेम, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया। ये हो गए आपके सारे के सारे क्या, कौन से डोमेन? कॉग्निटिव डोमेन। अब आते हैं अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन की अगर मैं बात करूं तो इमोशन बेस्ड होता है। देखो बात है कि आप कैसे बच्चों को इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी 5 आपके टाइप्स बताए गए, 5 टाइप्स में 5 प्रोसेस बताए गए कि इन प्रोसेस के थ्रू बच्चे जो हैं वो आपको सुनेंगे, आप पे रिस्पॉन्ड करेंगे, उसकी वैल्यू करेंगे, फिर उसको एक साथ लेके आएंगे और लास्ट में कैरेक्टराइज करेंगे। तो इसका क्या याद करने गया था? R²VOC, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, देन कैरेक्टराइजेशन। ठीक है जी, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट, क्या मतलब होता है रिसीविंग का? ठीक है, इमोशनल हमने पहले बोल दिया, लेकिन मतलब क्या होता है सर रिसीविंग का? मतलब ये कह रहा है कि टीचर जो भी बातें कह रहे हैं वो बच्चा कैसे उसको रिसीव कर रहा है ना। क्या बोल रहा है? दिस लेवल इज नेसेसरी फॉर लर्निंग टू ऑकर, मतलब कैसे सीख रहा है, कैसे ये रिसीव कर पा रहा है उनकी बातों को, उसकी बात कर रहा है। तो ये टीचर बताएंगे। ठीक है, दूसरा है रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग क्या है? इफेक्टिव डोमेन का मतलब हो रहा है स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं लर्निंग प्रोसेस एक्टिविटी में, कैसे वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कुछ बताया, अब आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा कि भाई चीजें समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही है, उसको बोला गया रिस्पॉन्डिंग।
और वो रिस्पॉन्ड करने के बाद आपको वैल्यू देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ रही है सर, आपको समझ आएगा नहीं नहीं कंटेंट अच्छा है सर, पढ़ा भी अच्छे रहे हैं, एक्सप्लेन भी अच्छा कर रहे हैं, दैट इज वैल्यूइंग। वो किसके द्वारा? स्टूडेंट के द्वारा। और फिर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, मतलब एट दिस पॉइंट स्टूडेंट कैन ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन। अब उसके बाद क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज करेंगे और अपने आप को फिर समअप करेंगे कि भाई देखो हम सर ने ये बताया, हमने इससे ये चीज सीखा, that is organization। और finally a student can attempt to build abstract knowledge, abstract knowledge को build करने लायक हो जाएंगे, लास्ट में वो उनके पास अपना नॉलेज बचेगा। तो शुरुआत रिसीविंग से, आप मुझे सुन रहे हो, फिर उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करोगे कि भाई हाँ हाँ ये चीज सीखा हमने, नहीं सीखा, हाँ सर बताइए ये क्या होता है, और उस बेसिस पर आप करोगे वैल्यूइंग। वैल्यूइंग मतलब जजमेंट कि भैया सर ये कंटेंट बहुत अच्छा है, इसके हिसाब से हमने ये चीजें सीख लिया, और ये चीज सीखने के बाद आप करोगे ऑर्गेनाइजिंग, मतलब एक बोलते हैं ना कॉन्क्रीट फॉर्म में लेके आना, वो काम करोगे और फिर कैरेक्टराइजिंग कर दोगे। देखो क्या कह रहा है, स्किल्स इन द अफेक्टिव डोमेन डिस्क्राइब द वे पीपल रिएक्ट इमोशनली एंड देयर एबिलिटी टू फील अदर लिविंग पेन और जॉय। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इफेक्टिव डोमेन जो है डिस्क्राइब करता है कि पीपल कैसे इमोशनली रिएक्ट करते हैं और उनकी एबिलिटी कैसी होती है, या चाहे खुश में या जो मतलब दुख होने में। तो अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स क्या कह रहा है, टिपिकली टारगेट अवेयरनेस एंड ग्रोथ इन एटीट्यूड इमोशन एंड फीलिंग्स। तो भैया अफेक्टिव डोमेन जो है वो बात किसकी करता है? अवेयरनेस की और ग्रोथ की, किसमें? इमोशंस में और फीलिंग्स में। देखो इसके 5 लेवल अभी बताया गया। अब देखो इसमें ना आराम से चीजें बताई गई, ध्यान से सीखिएगा। चलिए नेक्स्ट करें, आइए। कह रहा है रिसीविंग क्या है? सबसे लोवेस्ट लेवल है। कह रहा है द स्टूडेंट कैन पैसिवली पे द अटेंशन। यहां पे क्या करेंगे? स्टूडेंट अटेंशन पे करेंगे पैसिवली, एक्टिवली नहीं, एक्टिवली हुआ तो भैया से, पैसिवली। विदाउट दिस लेवल नो लर्निंग कैन अकर। इस लेवल के बिना कोई लर्निंग हो ही नहीं सकता है। रिसीविंग इज अबाउट स्टूडेंट मेमोरी एंड रिकॉग्निशन एज वेल। तो देखो ये जो लेवल होगा ना, यहाँ पे लर्निंग सेशन अटेंड करेंगे बच्चे, फिर अवेयर ऑफ व्हाट, मतलब ये भी ध्यान देंगे कि क्या नॉलेज दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इसी नॉलेज के बेस पर वो ये सुनना चाहेंगे कि भैया जो नॉलेज दिया गया वो सही है या नहीं है, और बी अटेंटिव, वहां यहाँ पे अटेंटिव थोड़ा, जब नॉलेज दिया जाएगा बी अटेंटिव टू लिसन व्हाट एवर द नॉलेज बीइंग इम्पार्टेड। तो जो नॉलेज दिया जा रहा है उसको वो क्या करेंगे? थोड़ा अटेंटिवली सुनेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या बोला? लिसन टू एंड बी अवेयर ऑफ नेम्स ऑफ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड पार्टिसिपेंट्स। तो देखो ये अगर जब टीचर क्लास में जाता है एंट्री लेने के साथ, बच्चों ध्यान दो, तो बोलता है ना, तो अटेंशन वाले मोड आए थे, तो उसको बोलता है रिसीविंग मोड, कि ऐसे बच्चे जो है वो सीख पाएंगे। फिर है रिस्पॉन्डिंग। कह रहा है स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द लर्निंग प्रोसेस, नॉट ओनली अटेंड द स्टिमुलस, द स्टूडेंट आल्सो रिएक्ट इन सम वे। मतलब देखो क्लास में ना मान लो कि 200 बच्चे हैं, ठीक है, 200 बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आपको बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, कुछ नहीं सुन रहे होंगे। तो जो बच्चे आपको ध्यान से सुन रहे होंगे वो रिस्पॉन्ड भी अच्छा करेंगे, है ना। वो बच्चे क्या करेंगे? वो रिस्पॉन्ड अच्छा करेंगे, और फिर आपको बोलेंगे सर ये चीजें कैसे होती है, सर ये वाला चीज कैसे हुआ, है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा यहाँ कहेंगे बी विलिंग, रिएक्ट और बी सेटिस्फाइड, ठीक है, मतलब मोटिवेटेड रिस्पॉन्ड करेंगे। क्या करेंगे? मोटिवेटेड रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। जैसे क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल क्या हुआ? पार्टिसिपेटिंग इन ए ग्रुप डिस्कशन और गिविंग प्रेजेंटेशन। जब कोई बच्चा प्रेजेंटेशन या ग्रुप डिस्कशन में होता है ना, तो पूरा एक्टिवली इन्वॉल्व होता है उसमें, है ना। ये इसके बाद है वैल्यूइंग। वैल्यूइंग क्या बोला? कि भैया स्टूडेंट अटैच टू अ वैल्यू टू एन ऑब्जेक्ट, फेनोमेनन और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब किसी किसी की बातें सुन के किसी टीचर्स की आपको लगेगी ना यार सुनते रह जाए, है ना, वो वाली बात कर रहा है वैल्यूइंग की। अटैच वैल्यू टू द फेनोमेनन सिचुएशन में, स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द टॉपिक, जो कि कोई टॉपिक इसका इंटरेस्ट वाला टॉपिक आ जाता है ना, जैसे अभी बात करने लोगों की यार, चलो दोस्तों की बात करते हैं, मस्ती की बात करते हैं, आहा क्या मजा आएगा, है ना, वो वाला। तो ये वाली बात है। डेमोन्स्ट्रेट कमिट टू अ सर्टेन वैल्यू, ठीक है। जैसे क्या कह रहा है? प्रपोजिंग अ प्लान टू ब्रिंग अबाउट इंप्रूवमेंट ऑफ सोशल लेवल। देखो वही वाला बात क्या ना, सोशल लेवल को इंप्रूव करने की बात, मतलब समझ लो दोस्त यार सखा मित्र साथ में घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, वो वाली बात। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन। सर ऑर्गेनाइजेशन करने का मतलब है कि आप जो चीजें अभी तक बताए हो उसको वो अब एक साथ लेके आएगा, संगठित करेगा, है ना, जहां पे वो अलग अलग आपके वैल्यूज लाएगा, आपको एक कॉन्क्रीट वे में वो अपनी इंफॉर्मेशन को अपने पास लेगा। देखो क्या स्टूडेंट कैन पुट टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज, इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड अकोमोडेट देम विद इन हिज और हर ओन स्कीमा। समझ रहे हो?
अब क्या करेगा, अपने स्कीमा में वो डेवलप कर लेगा, कंपेयर करके, रिलेट करके, एलाबोरेट करके, व्हाट ही हैज बीन लर्न। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो आपने बताया वो बच्चा, उसके दिमाग में क्या हुआ, वो अपने दिमाग में एक चीज बना लेगा कि भैया हम जो सीखे हम सर से ये वाला चीज सीखे और ये बहुत अच्छा लगा, उसको बोल दें। ठीक है, क्या कह रहा है नेक्स्ट, कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन क्या है कि इस लेवल पर बच्चे के पास एक एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज आ जाएगी। ठीक है जी, आ जाओ। अब थर्ड डोमेन की अगर हम बात करें, सबसे बेस्ट डोमेन क्या है, प्रैक्टिकल स्किल्स। वहां तक थ्योरेटिकल था, अब प्रैक्टिकल पे आए। तो साइकोमोटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, साइकोमोटर डोमेन क्या होता है, उसका क्या स्पेसिफिक फिजिकल फंक्शन होता है, इसका होता है साइकोमोटर डोमेन ने कहा कि टेक्निकल स्किल्स पे कैसे बच्चे लर्न करेंगे चीजों को। जैसे अगर किसी को कार चलाना सिखाना हो तो वो कार चलाने में एक्सपर्ट कैसे बन पाएगा, है ना। चलिए आइए हम उसकी शुरुआत करते हैं। कह रहा साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव इज टू स्पेसिफिक फिजिकल फंक्शन। क्या है, फिजिकल फंक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शंस एंड बॉडी मूवमेंट टू इंटरप्रिटेट इंफॉर्मेशन एंड लर्न। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, सीधा सीधी बात समझिए, ये कह रहा है कि भैया कैसे हम किसी को देखकर सीख सकते हैं और उसमें एक्सपर्टीज बन सकते हैं, है ना, टेक्निकल स्किल्स में। कह रहा है it implies that the physical activity supports or is a vehicle or cognitive growth furthering knowledge or skills। ठीक है, the learner use physical action, क्या करता है, फिजिकली वो एक्शन यूज करता है टू अचीव ए कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव। देखो 5 लेवल में डिवाइड। देखो सबसे पहले क्या करेगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, समझिएगा। जैसे मैंने डॉक्टर वाला एग्जांपल दिया, मैं उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूं। जहां पे बच्चे ज्वाइन करते हैं एमबीबीएस में, ठीक है, ज्वाइन करते हैं, पहला साल उन्हें थ्योरेटिकली नॉलेज दिया जाता है, दूसरा साल क्या किया जाता है, इमिटेट करेंगे। इमिटेट कैसे करेंगे, पहले प्रोफेसर बताएगा कि देखो ये काम, इसको पेट फाड़ना है तो उसमें ये ध्यान रखना है, इसमें ये करना है, वो करके दिखाएगा। फिर बच्चे इसको क्या करेंगे, नकल करेंगे, इमिटेट करेंगे। द स्टूडेंट लर्न्स बाय वाचिंग एंड कॉपिंग। कैसे सीखते हैं, देखकर, है ना, और कैसे, कॉपी करके, ये इसको बोलते हैं इमिटेशन। फिर मैनिपुलेशन, एक्शंस आर परफॉर्म थ्रू मेमोराइजेशन बाय फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। इमिटेशन में क्या हुआ, हमने देखा, हमने नकल किया और उसको कोशिश किया करने का। मैनिपुलेशन में क्या होगा, आपको याद रखना होगा और आप खुद से प्रैक्टिस जब करोगे वो होगा मैनिपुलेशन, कि भैया हाँ अब सर ने बताया था यहाँ कैची काटना है, इस जगह पे सिलाई करनी है और ऐसे ट्रीटमेंट करना है, तो ये हो गया मैनिपुलेशन। प्रिसीशन होता है जब आपके पास एक्यूरेसी आ जाती है। कह रहा है परफॉर्मेंस बिकम्स मोर एक्सपर्ट एंड एक्शंस आर मोर प्रिसाइज। मतलब एक्यूरेसी आती है। एक्यूरेसी कैसे आएगी, जब आप मान लेते हैं एक बार आपको आपके डॉक्टर ने बता दिया कि कैसे होता है पेड़ का चीरफाड़, ठीक है, अब 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक्यूरेसी आ जाएगी, आप एक्सपर्ट हो जाओगे जी। एक्सपर्टीज के बाद अब आप क्या करोगे, आर्टिकुलेट करोगे। मतलब सेवरल स्किल्स कैन बी परफॉर्म टुगेदर इन अ हार्मोनियस वे। मतलब अब आप क्या करोगे, अब आपके पास इतना एक्सपर्टीज हो जाएगा इसके बाद वाला स्टेप में कि आप चीरफाड़ भी कर रहे होगे और उधर से कुछ और भी परफॉर्म करना होगा, कैसे यहाँ रखे होगे तो ऐसे लेके आओगे, तो वो एक्सपर्टीज। और नेचुरलाइजेशन होता है हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अचीव्ड विद द एक्शन बिकमिंग सेकंड नेचर। मतलब अब आप सिखाओगे दूसरे को, इतना एक्सपर्टीज हो जाओगे, ठीक है। तो इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन, ये 5 स्टेप हैं IM10 के, ठीक है। अब मैं बोल रहा था कि भाई साहब आपको कैसे याद करना है, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा सा और बता के फिर शुरुआत करता हूं। एक और एग्जांपल, इसमें बड़ा अच्छा वाला एग्जांपल है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला इमिटेशन, क्या बोला, एट दिस लेवल लर्नर विल डायरेक्टली कॉपी एंड एक्शन सी एंड रेप्लिकेट व्हाट डायरेक्टली ऑब्जर्व। तो पहला इमिटेशन में क्या करेगा, लर्नर डायरेक्टली कॉपी करेगा और उसको एक्शन करेगा। जैसे जैसे जब कार चलाने की बात आती है आपको नया, तो इंस्ट्रक्टर जैसा बोलता है ना, आप वैसे ही क्या करते हो, काम करते हो, सीट पे बैठ जाते हो, जैसा वो बोला वैसा किया। अब मैनिपुलेशन में क्या होगा, मैनिपुलेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, लर्नर रिप्रोड्यूस करेगा एक्टिविटी को बाय इंस्ट्रक्शन, जैसा इंस्ट्रक्टर बोलेगा उसको रिप्रोड्यूस करेगा। जैसे लुक इनटू द बैक साइड एंड मिरर एवरी टाइम इंटेंड टू टेक टर्न। मतलब ये तो बताने वाली चीज नहीं है कि जब आप पीछे जाओगे कार के चलाते हुए सीख रहे होगे तो अब आप क्या करोगे, जब आपको पीछे जाना होगा थोड़ा बैक देखोगे, थोड़ा सा अगर आगे कोई आ रहा है तो बार बार ऐसे करके देखोगे, क्यों नई ड्राइविंग है। तो इमिटेशन में तो जैसा इंस्ट्रक्टर कह रहा था उसको फॉलो करोगे, मैनिपुलेशन में आप थोड़ी कुछ एडवांस चीजें करोगे जो आपको अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन पे पता चल गया, ठीक है।
तीसरा होगा प्रिसिशन, जब आप बहुत अच्छे तरीके से गाड़ी चला लोगे, जब आप एक्यूरेसी लेके आओगे, 10 20 50 किलोमीटर चल जाओगे और अब आपको दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है दिस लेवल लर्नर विल एग्जीक्यूट स्किल्ड इंडिपेंडेंट ऑफ हेल्प। एग्जांपल क्या है, स्लो द कार डाउन इन एंटिसिपेशन एंड रेड लाइट विदाउट बीइंग इंस्ट्रक्टेड। अब देखो हर समय तो नहीं रोल प्ले करेगा कि भैया हर समय बोल रहा है यहाँ पे रोको वहां पे, इतना तो कॉमन सेंस होगा कि जब ट्रैफिक आएगा तो लाल बत्ती हो तो रुक जाना है। तो वही कह रहा है कि इमिटेशन में तो आपको जो इंस्ट्रक्टर कहेगा वो करोगे, मैनिपुलेशन में हल्का फुल्का मैनिपुलेट करोगे अपने बेसिस पर, अपने नॉलेज के बेसिस पर, और प्रिसिशन में इतनी एक्यूरेसी आ जाएगी कि आप रेड लाइट में आप खुद ही अपना कार स्लो कर लोगे और आप खुद से ही उसको स्टार्ट करके जाओगे। आर्टिकुलेशन क्या होगा सर, आर्टिकुलेशन में बोलोगे, एग्जांपल क्या है, स्टॉप बिहाइंड ए पार्क कार टू गिव अवे इनकमिंग व्हीकल विदाउट इंस्ट्रक्शन। तो भैया अब इसके बाद क्या होगा, आप ज्यादा एक्सपर्टीज मिल जाओगे। अब आप क्या करोगे, किसी भी कार को, जैसे हम लोग जब नया नया सीखते हैं ना तो क्या करते हैं, अगर कोई गाड़ी आ रही होती है तो साइड में खड़ा कर देते हैं, फिर उसको जाने देते हैं तब। लेकिन आप क्या करोगे, अब आप बोलोगे गाड़ी आने वाले भैया आओ आओ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब एक्सपर्टीज मिल जाएगी आपको, है ना। कार चलाते चलाते मस्त गाड़ी आ रहा है जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नेचुरलाइजेशन में भैया एकदम सीधा सीधी आपको, मतलब ड्राइविंग टेस्ट में आप पास कर गए इंडिपेंडेंटली, है ना, बिना ड्राइवर के बैठे हुए, बिना किसी के बैठे हुए आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने गए, और ड्राइविंग वाला जो पास होता है ना, जिसमें चेकअप होता है, वो आप पास कर गए। क्लियर है, इसको मैं समअप करूं, आओ मैं इसको समअप करता हूं। चलो इन तीनों पे आओ। कॉग्निटिव डोमेन किसकी बात करता है, बौद्धिक क्षमता बढ़ाने की, कैसे एक बच्चा पहले नॉलेज लेगा धीरे धीरे तरीके से, फिर कॉम्प्रिहेंड करेगा, अप्लाई, एनालाइज, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। इफेक्टिव डोमेन जो है वो बात करता है इमोशंस का, कि कैसे इमोशनली हम कनेक्ट कर पाएंगे। पहले हम रिसीव करेगा बच्चा, फिर रिस्पॉन्ड, फिर वैल्यू, ऑर्गेनाइज और फिर कैरेक्टराइजेशन। और साइकोमोटर बात करता है टेक्निकल स्किल्स का, कि कैसे पहले इमिटेट करेगा, नकल करेगा, फिर मैनिपुलेट करेगा थोड़ी बहुत, फिर प्रिसीशन एक्यूरेसी लेके आएगा, आर्टिकुलेट करेगा और फाइनली नेचुरलाइज कर देगा। ठीक है जी सर। चलिए अब नेक्स्ट चलें, आइए सर थोड़ा सा चलते हैं किस पे, मैगजीन्स ऑफ टीचिंग पे। देखो यार ऐसा है, मैगजीन्स ऑफ टीचिंग क्या है सर, मैगजीन्स ऑफ टीचिंग कहते हैं कुछ ऐसे सिद्धांत, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो हर एजुकेशनिस्ट और हर साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, फॉलो करता है। क्यों, क्योंकि अगर आप इस जनरल रूल के थ्रू आप स्टडी करवाओगे तो आपकी जो एजुकेशन मतलब पढ़ाने का तरीका होगा वो बेस्ट होगा, और बच्चे आसानी से चीजों को सीख पाएंगे। क्लियर है बात जी सर, एक मिनट। ठीक है जी सर। आइए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है फॉर द एफिशिएंसी इन टीचिंग द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इज एसेंशियल। बिल्कुल बात सही है, टीचिंग के प्रिंसिपल का नॉलेज होना बहुत जरूरी बात है। कह रहा है द एजुकेशनिस्ट एंड द साइकोलॉजिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड सम जनरल रूल। कुछ ने देखो, कुछ एजुकेशनिस्ट ने और कुछ साइकोलॉजिस्ट ने कुछ जनरल रूल बनाया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर। बाय द प्रॉपर यूज ऑफ मैगजीन्स, मैगजीन्स के यूज से टीचिंग कैन बी मेड मोर इफेक्टिव एंड स्टूडेंट्स मे बी बेनिफिटेड। इन सारे मैगजीन्स के ऊपर जो हम लोग बात करने वाले हैं, अगर इसको पढ़ लिए तो भैया आप टीचिंग पढ़ाओगे भी अच्छे तरीके से और बच्चे उसका बेनिफिट भी अच्छे से उठाएंगे। कह रहा है दीज रूल्स ऑफ टीचिंग आर कॉल्ड मैगजीन्स ऑफ टीचिंग, और इसी रूल्स को क्या कहा गया, मैगजीन्स कहा गया। दीज मैगजीन्स ऑफ टीचिंग आर मच हेल्पफुल टू द टीचर टू गाइड हाउ एंड व्हेन टीचिंग वर्क शुड बी मेड। ये जो रूल्स हैं ये टीचर को बताते हैं भैया कैसे और कब टीचिंग कराया जाए और कैसे कराया जाए। ठीक है, सो दैट द स्टूडेंट में एक्वायर द मैक्सिमम नॉलेज। सो क्या बोला कि भैया ऐसा आप टीचिंग कराइए कि स्टूडेंट मैक्सिमम नॉलेज ले पाए। ठीक है, आ जाओ। तो मेन मैगजीन्स ऑफ टीचिंग जो है वो इंग्लिश में जो दिया है वो ये है। बोला भैया आप अगर टीचर है ना तो नोन से अननोन इश्यू पे जाइए, मतलब बच्चे को ऐसी बातें बताइए पहले जो वो जानते हो। ठीक है, ऐसी बातें बताएंगे जानते हो, और फिर उस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे जो वो नहीं जानते हो तो उनको ज्यादा मजा आएगा, है ना। कि अगर कोई कॉन्सेप्ट है जो एकदम नया है, जो बच्चे के दिमाग में थोड़ा सा टफ लग रहा है, आप ऐसा बात बताइए जो एकदम बच्चे को दिमाग में तुरंत घुसे। जब वो घुस जाएगा ना तो फिर बच्चे आपकी हाई वाला चीज भी समझते जाएंगे। तो सबसे पहला फैक्टर क्या होना चाहिए, नोन टू अननोन। देखो क्या कह रहा है
क्या इंग्लिश टीचर मस्ट नो बिफोर द स्टार्टिंग लेसन एज हाउ मच स्टूडेंट आर नोन टू द सब्जेक्ट व्हाट इज गोइंग टू टीच न्यू नॉलेज इज इंपॉर्टेंट टू द स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ इट एंड स्टूडेंट ग्रास्प द सब्जेक्ट मैटर इजीली। तो क्या बोल रहा है, वही बात कह रहा है जो मैं कह रहा हूं कि भैया नया नॉलेज जब दे जा रहे हैं ना तो उसके पहले आप नॉन इश्यू पे काम करिए, नॉन जो चीजें वो बताइए, फिर अननोन पे जाइए। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना चाहिए, इजी चीजें पहले बताइए, उसी को इजी करके फिर कॉम्प्लेक्स में जाइए, तो बच्चे आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है, चलो अब है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। सर कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब हुआ, पहले ना जनरल प्रिंसिपल है लर्निंग का, क्या कि बच्चे को कॉन्क्रीट में बताइए फर्स्ट में, ठीक है, थॉट फर्स्ट, देयर आफ्टर यू लर्न द एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल, मतलब उसके बाद बड़े थॉट में जाइए। तो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट में जाने के लिए ये काम आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्या कह रहा है नेक्स्ट, उसके बाद है दो तरीका होता है, होल टू पार्ट और पार्ट टू होल। अगर आप होल टू पार्ट में जाते हैं तो ये क्या है, गेसाल थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी की बात करता है ये। ठीक है, कह रहा है इसके अनुसार चाइल्ड जो है नॉलेज पहले होल एक पूरी कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करता है, फिर उसके बाद उसके पार्ट्स को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो कह रहा है मैगजीन लाइज डाउन दैट द स्टूडेंट शुड बी टॉट अबाउट द एंटायर फैक्ट फर्स्ट, लेटर ऑन दैट दे शुड बी टॉट इन द पार्ट। तो ये होल टू पार्ट की बात कर रहा है। गेसाल्ट साइकोलॉजी में कहा गया है, उन्होंने कहा कि बच्चे जो है पहले ओवरऑल चीज को समझाइए बच्चे को, फिर उसको पार्ट पार्ट करके तोड़ तोड़ के बताइए कि ये चीजें क्या है। तो आप इसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। दूसरा है इनडिफिनिट टू डिफिनिट। क्या है, इनडिफिनिट टू डिफिनिट। पहले आप उनको इनडिफिनिट अनिश्चित तरीके से बताइए, फिर एक उसको सर्टेन नॉलेज दीजिए कि भैया ये चीजें आपको याद रखनी है। इन द बिगिनिंग ऑफ द नॉलेज चाइल्ड रिमेन्स इनडिफिनिट। जो शुरुआत में जो बच्चा सेफ नहीं रहता है, जहां तहां जैसे तैसे वाला सिचुएशन होता है ना, वो रहता है। कह रहा है उसको टीचर को क्या चाहिए, he does not have any knowledge of rules and grammar of the language। उसको कुछ पता नहीं रहता, बच्चा क्या पता रहेगा, बचपन में बेसिक में कुछ नहीं, कुछ नॉलेज नहीं है। सो कह रहा है whatsoever the knowledge of language he has it is indefinite। तो उसके पास जो भी नॉलेज है वो क्या है, अनिश्चित है, इंडिफिनिट है। सो पर्पस ऑफ मैगजीन क्या होना चाहिए कि उसको डिफिनिट नॉलेज दिया जाए इंडिफिनिट नॉलेज से। क्योंकि देखो नेट के बारे में बात करें तो भैया आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में, लेकिन आप जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको धीरे धीरे क्या होगी, समझ में आएगा, अच्छा इसको इस तरीके से लेके चलते हैं। ठीक, बच्चा सबसे अच्छा एग्जांपल है बच्चे। बच्चे क्या होते हैं, रॉ होते हैं। उसको अगर बोला ए फॉर एप्पल तो एप्पल बोलेंगे, बोले ए फॉर अगला तो अगला बोलेंगे। बच्चे एकदम जो बेसिक बच्चे होते हैं ना नर्सरी केजी में, उनको तो ये बात समझ में आएगा। ठीक है, टीचर बहुत अच्छे फॉर्मेशन करते हैं बच्चों का। ऐसा एग्जाम्पल है कि कई बार टीचर ने बोल दिया 2 4 जा 9, तो बच्चे घर जाकर 2 4 जा 9 ही बोलेंगे। उनको पता नहीं कि वो मम्मी को गलत बोल देंगे, पापा और टीचर ने 2 4 जा 9 बताया, 8 नहीं होता है। ठीक है, ऐसा होता है नॉलेज। तो बच्चे रॉ मटेरियल होते हैं, उसको एक कॉन्क्रीट वे में लेके आना, उसको डेफिनेट करना ये टीचर का काम होता है। फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, है ना, फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर होना चाहिए। देखो जनरल टू पर्टिकुलर क्या हुआ कि आप होल पहले बता दीजिए, फिर उसके बाद पर्टिकुलराइज करिए, है ना। कह रहा पर्पस ऑफ दिस मैक्सिम इज दैट स्टूडेंट शुड बी इम्पार्टेंट नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर, लेटर ऑन दे शुड टॉट द जनरल। अच्छा, पर्टिकुलर टू जनरल है, ठीक है। क्या बोल रहा है, पहले किसी छोटे से टॉपिक में शॉर्ट में बताइए, फिर उसको जनरलाइज करिए। ठीक है, ये डिडक्टिव की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, डिडक्टिव की। चलो इंपेरिकल टू रैशनल, मतलब इंपेरिकल मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस बेस्ड पहले एग्जांपल दीजिए, फिर आप रैशनल में जाइए, फिर आप नॉलेज वाला जो है रटने वाला है, जो थ्योरीज हैं वो चीजें बताइए। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस मतलब सीधा सीधी बोल रहा, पहले होल करिए, होल टू पार्ट करिए। होल टू पार्ट मतलब पहले ओवरऑल बताइए, फिर उसको तोड़ तोड़ के बताइए, और फिर सिंथेसिस में जाइए, मतलब फिर उन जो जिनको आपने तोड़ के बताया है उन सारे चीजों को समराइज कर दीजिए। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे देखो पहले क्या बोला, यहां था एक नॉलेज था, इसको होल टू पार्ट कर दीजिए। ठीक है, पहले यहां आपने एक बताया बहुत बढ़िया चीज, इसको पार्ट पार्ट में बांट दिया। अब इसी पार्ट पार्ट को फिर समराइज करिए। हम लोग कहते हैं ना ओवरऑल पहले बताया, फिर उसको तोड़ तोड़ के बता दिए, फिर उस तोड़ा हुआ को हम लोग क्या करते हैं, समराइज कर देते हैं कि देखो इसका ये समरी हुआ। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या खत्म। हाँ, इंडक्शन टू डिडक्शन में जाइए। इंडक्शन मतलब सब जहां हम थ्योरी को जनरेट नहीं, जहां हम क्या चाहते हैं, कुछ नया चीज, है ना, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। फिर आप पहले आप बताइए बेसिक जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस चीजें,
और डिडक्शन का मतलब होता है फिर आप जाइए थ्योरी में, फिर आप बताइए कि देखो ये चीजें इन लोगों ने कही है, ठीक है। बोथ देखो, इंडक्शन और डिडक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो रिसर्च टीचिंग हर जगह पूछाता है। इंडक्शन में बस इतना याद रखिएगा, हम कुछ नई चीजें बनाने की कोशिश करते हैं, और रिडक्शन में होगा जो बनी हुई चीजें हैं उसको हम वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आ गई तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।